हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मौसम काफ़ी अच्छा है, हल्की हल्की बारिश है, तो इस वजह से आपको हल्का सा बीजी नॉइस मिल जाएगा, बट कोई बात नहीं, हम उसे भी इस्तेमाल कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी प्यारी सी कहानी रिप्लेस्ड ब्राइट ऑफ डेविल प्रोफेसर को। इस वक्त अविराज, जो कि काफ़ी गुस्से में, लगातार सिर्फ और सिर्फ केशव जी पर अपनी नज़रें टिकाए हुए थे। और उनका गुस्सा, वो वैसे अगर नॉर्मली किसी से सीरियसली बात कर लें तो उसी में लोगों की बहुत ज़्यादा बुरी वाली फट जाती थी। और अभी तो केशव जी के सामने इतने गुस्से में खड़े थे अविराज, उनकी आंखों में तो जैसे खून उतर रहा था, क्योंकि शायद पहले की बहुत सारी चीज़ें अचानक ही उनको याद आना शुरू हो गई थी। अभी जैसे ही त्रिशा उनको रोक पाती, लेकिन तभी अविराज अपने हाथ को दिखाकर उसको वहीं तुरंत रोकते हुए कहते हैं, वहीं चुपचाप से खड़ी रहो तुम। और फिर वो केशव जी के ठीक सामने पहुंचते हुए बहुत ही गुस्से में उनके कॉलर को अपने हाथ में धीरे धीरे पहले तो रब करते हैं और फिर अपने चेहरे पर एक अजीब सी तीखी से स्माइल लाते हुए कहते हैं, शर्म नहीं आई? अविराज मेहरा की बीवी को इंसल्ट करने आ गए, शर्म तो छोड़िए, डर भी नहीं लगा। केशव जी एकदम हक्का बक्का खड़े थे कि आखिर हो क्या रहा है। अविराज जी अभी तक तो बहुत इज्जत करते थे उनकी, लेकिन अचानक से सिर्फ त्रिशा की थोड़ी सी इंसल्ट पर इन्हें इतना गुस्सा आ रहा है कि वो केशव जी के कॉलर तक अपना हाथ ले जा चुके हैं। अविराज उनके कंधे पर धीरे से अपना हाथ टैप करते हुए कहते हैं, कितने बार से सोच रहा हूँ, अवॉइड कर देता हूँ, इग्नोर कर देता हूँ। अरे मेरी बीवी को पैदा किया है आपने, कुछ तो अच्छा काम किया है, लेकिन जिंदगी में बस एक ही अच्छा काम किया, उसके बाद मेरी त्रिशा के लिए उसके दुश्मन बन गए खुद के बाप। और ऊपर से जब फाइनली उसे थोड़ी सी खुशी मिल रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी उसकी खुशियाँ छीनने आ गए आप। त्रिशा घबराए जा रही थी, क्योंकि अविराज जो लगातार उनके कॉलर को पकड़ पकड़ करके उन्हें ऑलमोस्ट झकझोर रहे थे, और साथ ही ऐसा लग रहा था जैसे कि आज अविराज का हाथ उठ जाएगा केशव जी पर। वो कुछ समझ नहीं पाती और तुरंत ही उसके दिमाग में सिर्फ उसके पापा जी का ख्याल आता है, विश्वराज जी। वो तुरंत ही भागते हुए अंदर जाती है और पीछे से विश्वराज जी को टैप करते हुए कहती है, पापा जी वो बाहर बहुत बहुत गुस्से में है। जैसे विश्वराज जी ने इतना सुना था, वो तुरंत ही भी अपनी जगह से खड़े हुए थे, लेकिन साथ ही वीर और युग भी आने लगे थे उनके पीछे पीछे। लेकिन तभी विश्वराज जी सबको रोकते हुए कहते हैं, एक मिनट, हम जा रहे हैं, और बेटा आप भी यहीं पर रहिए, हम संभाल लेंगे वहां पर। त्रिशा सुनकर कहती है, जी। वो तो ऐसे इतना ज़्यादा परेशान थी, उसकी अपनी बहन ने उसे इतना बुरी तरह से बिट्रे किया था, और साथ ही उसके डैड, उनकी तो बचपन से आदत थी, जब से त्रिशा पैदा हुई थी तब से वो कुछ यूं ही काम करते थे, जैसे हमेशा कभी उसके दोस्तों को तो कभी उसके टीचर्स को उसके बारे में अजीब अजीब सी बातें बताना, जिससे कोई भी उसे ठीक तरीके से बात ना करे, सबके सब उसे गलत नज़र से देखें। बाहर पहुंचते विश्वनाथ जी पहले तो अविराज के कंधे पर हाथ रखते हैं और फिर उनको काम डाउन करने की कोशिश करते हुए कहते हैं, क्या कर रहे हो, सबके सामने कौन मारता है किसी को। अब जाकर के केशव जी को थोड़ा सुकून मिला था। वो अपना हाथ जोड़ते हुए विश्वराज जी के ऑलमोस्ट कदमों पर गिरते हुए कहते हैं, आपने बचा लिया, वरना ये तो ऐसा लग रहा था जान ही ले लेगा आज हमारी। कहिए ना इनसे हमें छोड़ दे, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमने तो बस सच्चाई बताया। लेकिन तभी अविराज जो उनको घूरते, लेकिन विश्वराज इनको शांत करते हुए कहते हैं, अविराज बेटा क्या कर रहे हैं आप, घर में कोई आए हुए मेहमान को मारता है? अगर मारना ही है तो घर के बाहर मरवा दीजिएगा, और आप अपने हाथ क्यों गंदे कर रहे हैं? त्रिशा को फिर प्रॉब्लम होगी आपसे, अगर इन्हें कुछ हो जाता है घर के बाहर तो त्रिशा का शक नहीं जाएगा आप पर। ये सुनते हैं विराज जो एक बार विश्वराज जी की तरफ देखे थे और फिर उस गिरे हुए केशव की तरफ, और उनको उनके कंधे से उठा करके खड़ा करते हुए कहते हैं, निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो, जस्ट गेट लॉस्ट। एक तरफ वो बाहर निकल गए थे, वहीं दूसरी तरफ विश्वराज जी जो कि अविराज के ठीक सामने पहुंचते हुए कहते हैं, बहुत गुस्सा आता है ना इस आदमी पर, मैं समझ सकता हूँ बेटा, और आपने तो पहली बार त्रिशा को भी इसी हालत में देखा था। फ्लैशबैक में त्रिशा, जो कि इस वक्त अपने हाथों में काफी भारी भारी से सामान पकड़े हुए लगातार रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा ट्रैफिक भी लगा हुआ था और साथ ही गाड़ियां जो कि धीरे धीरे आगे भी बढ़ती जा रही थी।
वहीं एक गाड़ी जो कि अविनाश की भी थी, वो काफी ज्यादा पहले से फ्रस्ट्रेटेड थे कि आखिर ऐसे कैसे ट्रैफिक उन्हें रोक सकता है। वो तुरंत ही एक ट्रैफिक ऑफिसर को अपने गाड़ी के पास बुलाते हैं और ट्रैफिक को खाली करने का ऑर्डर देते हैं। अभी वो काम शुरू हो ही पाता, लेकिन तभी अविनाश को फाइनली अब जगह मिल चुकी थी, स्पेशली उनके लिए। लेकिन अविनाश गाड़ी को आगे बढ़ाते बढ़ाते एकदम से ब्रेक मार दिए थे। विश्वराज जी भी उनके साथ बैठे थे और दोनों लोग की मीटिंग थी, जिससे उनको भी काफी ज्यादा लेट हो रहा था। वो अविनाश की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या हुआ, अचानक से गाड़ी क्यों रोकी आपने? जल्दी चलिए, हमें लेट हो रहा है, वहां पर क्लाइंट्स हमारा वेट कर रहे हैं। ये सुनते अविनाश जो अपने चेहरे को ना मिलाकर कहते हैं, नहीं, वो उसे लग जाएगी। वो थोड़ी देर के लिए ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी और के साथ ही गुम हो चुके हैं। विश्वराज जी पहले उनके चेहरे को देखते हैं, जो कि एक तरफ बहुत ही ज्यादा गहराई से टिका हुआ था, और फिर जाकर सामने की तरफ कि आखिर ये देख किसको रहे हैं। पहले विश्वराज जी की नजर पड़ी थी अविनाश पर, जो कि लगातार हक्का बक्का होकर के अपने चेहरे को बहुत ही गहराई से किसी के ऊपर टिकाए हुए थे। और जैसे ही विश्वराज जी की भी नजर अब अविनाश से हट करके उस नज़ारे पर गई थी कि आखिर ये मिस्टर जी देख क्या रहे हैं, तो उनके सुपुत्र जी, जो कि एक लड़की की काफी ज्यादा बुरी हालत, जिसमें वो अपने दोनों हाथों में भारी भारी सामान पकड़ी हुई थी, माथे पर उसके बाल जो कि लगातार उसको आकर के परेशान कर रहे थे, दुपट्टा जो कि कंधे से धीरे धीरे सरकता जा रहा था, और वो रोड क्रॉस करने की कोशिश में लगी हुई थी। लेकिन अभी तक तो सब ठीक था। अविनाश भी बिल्कुल शांति के साथ बिना कोई एक्सप्रेशन दिए ही उसे देख रहे थे। तभी अचानक से पीछे से एक आदमी जो काफी तेज आवाज में उसको चिल्लाते हुए कहता है, अरे ध्यान कहाँ है तुम्हारा? गाड़ी के सामने आने की क्या जरूरत है, पीछे हटो। त्रिशा को तो बस जल्दी से रोड क्रॉस करने की पड़ी थी, क्योंकि उसके हाथों में भारी भारी सामान था और उसे जल्दी से घर पहुंचना था। लेकिन उस आदमी के हाथ में सिर्फ कुछ 2-3 बॉटल्स नजर आ रही थी, जो कि शायद शराब की थी। अविनाश को अब थोड़ा सिचुएशन अजीब लगता है। वो तुरंत भी बाहर निकलते, लेकिन तभी विश्वराज उनको रोकते हुए कहते हैं, अब आप क्या पूरी दुनिया को सुधारने जाएंगे? अविनाश जो अपने चेहरे को ना मिलाकर कहते हैं, नहीं डैड, ऐसे इतने भारी भारी सामान लेकर वो लड़की रोड क्रॉस नहीं कर पाएगी, मैं जाता हूँ। उन्होंने अपने चेहरे पर मास्क लगाया था, क्योंकि वो हमेशा मास्क लगाना प्रेफर करते थे, जिस वजह से वो लड़की उन्हें देख नहीं पाती। अविनाश ने उस लड़की के हाथ से दोनों बैग अपने हाथ में ले लिया और पीछे आ रहे उस हष्ट पुष्ट आदमी को वो बैग थमाते हुए कहता है, अगर खुद इतनी ताकत है तो छोटी बच्ची से ये काम क्यों करवा रहे हो? अविनाश को समझ में नहीं आया था कि उसके हाथ में किस तरह की बॉटल्स हैं। वो बैग पकड़ करके बॉटल्स का त्रिशा के हाथ में देते हुए कहते हैं, टेक इट, तुम हल्का सामान पकड़ो, इतनी हल्की सी हो, पता चले सामान के चक्कर में खुद ही गिर जाओ, अब निकलो यहाँ से। लेकिन तभी त्रिशा उन बॉटल्स को एकदम से नीचे की तरफ छोड़ दी थी। वो नहीं छू सकती थी शराब को। और वहीं बीच रास्ते में इस वक्त बॉटल पूरी तरह से टूट चुका था, चकनाचूर हो चुका था और शराब जो बाहर की तरफ बहने लगी थी। अब जाकर अविनाश को समझ में आया था कि इसके अंदर शराब का बॉटल रखा हुआ था। त्रिशा तो बस अभी पीछे की तरफ डर के देख ही थी, लेकिन वो आदमी तो तुरंत ही पहले त्रिशा को दोनों हाथों में उस बैग को थमाता है और ऑलमोस्ट उसके बाल को पकड़कर खींचते हुए उसे रोड क्रॉस करा रहा था। एक छोर से दूसरे छोर पर फाइनली उसे ले जाने के बाद लगातार उसे सुनाया ही जा रहा था, वो भी बीच सड़क पर। हाँ, फुटपाथ तो वो लोग पहुंच चुके थे, लेकिन फिर भी सब लोग तो उन लोग को अच्छी तरीके से देख ही सकते थे। अविनाश को ये सब देखा नहीं जाता और वो एकदम से गुस्से में अभी उनकी तरफ बढ़ पाते, तभी पीछे से विश्वराज जी जो कि उनको रोकते हुए कहते हैं, उनका आपस का मामला है, आप चलिए बैठिए। सबको बैठ करके ठीक करना होता है, आपको सबकी सिचुएशन ठीक करनी होती है। अरे रास्ते में मिली लड़की के लिए भी क्या अब आप अपना मीटिंग छोड़ देंगे? बैठिए। और ये बोलकर अब वो दोनों लोग बैठ तो चुके थे, लेकिन अविनाश की नजर बार बार खिड़की से बाहर की तरफ ही जा रही थी कि वो बेचारी लड़की जो कि अभी तक तो इतना परेशान थी और अब अविनाश की वजह से वो और ज्यादा परेशान हो जाएगी। ना जाने वो कौन सा आदमी था, क्या करेगा उसके साथ। लगातार उनका दिमाग इसी चीजों में व्यस्त था। ट्रैफिक ऑफिसर ने रोड तो खाली करा दिया था, लेकिन वो देख पा रहे थे कि अविनाश तो फिर भी गाड़ी इतनी स्लो चला रहे हैं। विश्वराज जी जो कि उनको फिर से होश में लाने की कोशिश करते हैं और अब जाकर के फाइनली वो लोग मीटिंग पहुंचे थे। लेकिन मीटिंग में भी विश्वराज जी देख पा रहे थे कि मिस्टर अविनाश जी का ध्यान तो कहीं और ही लगा हुआ है। मीटिंग के बाद तक भी वो अपनी गिल्टी को अपने आप से छुपा नहीं पा रहे थे और विश्वराज जी से कहते हैं,
मुझे उस एरिया में जाना चाहिए। बहुत बुरी तरह से डांट रहा था वो आदमी उसे। शायद उसकी बेटी लग रही थी, पर ऐसे कौन डांटता है? मेरी वजह से कहीं मार ना खाई हो वो बच्ची। ये सुनते हुए विश्वनाथ जी हल्का स्माइल करते हुए कहते हैं, वो बच्ची बच्ची क्या कर रहे हैं आप? बड़ी लड़की लग रही थी, लेकिन आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? और आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ है। जो ऐसे बाप होते हैं वो बेटियों के साथ ऐसे ही करते हैं। ऐसे लोगों को तो बेटियां मिलनी ही नहीं चाहिए। ये सुनते हुए विराज कहते हैं, पर वो मेरी वजह से हुआ है ना। ऑब्वियसली बात है कि मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। आई नो डैड कि मेरे पास बहुत सारे काम है, बट आई थिंक दिस इज़ माई प्रायोरिटी। अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मेरा दिमाग काम नहीं करेगा और मैं कोई काम नहीं कर पाऊँगा ठीक से। आई हैव टू गो। और ये बोलकर वो तुरंत ही ऑफिस से बाहर निकल गए थे और उसी जगह पर जाकर के कोशिश कर रहे थे कि आखिर वो उसे ढूंढेंगे कैसे। वो अपने साथ इस वक्त दानिश को भी लेकर आए थे, जो कि इस बारे में लगातार सोचे जा रहा था। आखिर किसी लड़की को ढूंढने के लिए ऐसे गंदे मोहल्ले में आने की क्या जरूरत थी? कहाँ लेकर जा रहे हैं सर हमें? दानिश, गाड़ी से उतरो। ये सुनते दानिश कहता है, सर मैंने क्या किया सर? मुझे कोई दिक्कत नहीं सर, आप जहाँ ले जाएंगे मैं चलूंगा सर। अविराज से घूरते हुए कहते हैं, जाओ जाकर पूछो कि वो अब लड़की और उसका बाप कहाँ रहते हैं। ये सुनकर दानिश कहता है, सर ऐसे तो पूरी दुनिया में बहुत सारी लड़कियां और उसके बाप रहते हैं सर, ये क्या तरीका पूछने का? मार वार देंगे सर सब मेरे को। वैसे भी दिखने में ऐसे अजीब अजीब से लग रहे हैं सर। अविराज उसे घूरते हुए कहते हैं, दानिश जाकर के पूछो कि कोई वियर्ड कॉम्बो है डैड और डॉटर का। पता नहीं अजीब तरीके से उसे डांट रहे थे। यू नो जस्ट गो एंड आस्क, डू समथिंग। मुझे चाहिए वो लड़की, मुझे मिलना है उससे। दानिश जो मुंह बनाते हुए कहता है, चाहिए वो लड़की? इनको वो लड़की क्यों चाहिए? कहीं रास्ते में देख करके फर्स्ट साइट लव तो नहीं हो गया सर को? खैर बताएंगे, थोड़ी नाकड़ू है। अब वही दानिश जो जाकर के बाहर अपने कॉलर को संभालते हुए पहुंचता है शॉप के सामने। कहाँ उसकी ड्रेसिंग सेंस और कहाँ उस शॉपकीपर की, लेकिन दिखने में उस शॉपकीपर का हाथ जितना तगड़ा लग रहा था, दानिश को तो थोड़ा थोड़ा डर ही लग रहा था। और फिर वो अपनी थूक गटकते हुए कहता है, हेलो भाई साहब। ये सुनते ही वो अपने सर को हाँ मिलाते कहता है, हेलो, क्या करना है? ये सुनते ही दानिश इधर उधर देखते हुए कहता है, करना तो कुछ नहीं है, बस आपसे एक मदद चाहिए थी। यहाँ पर कोई पियक्कड़ बाप रहता है क्या? ये सुनकर वो आदमी हंसते हुए कहता है, पियक्कड़ तो मैं भी हूँ और मैं भी किसी का बाप हूँ, मुझसे मिलना है? ये सुनकर दानिश कहता है, नहीं नहीं, वो लड़की का बाप है और बड़ी लड़की है उसकी, मारता है उसे शायद या डांटता भी है, बहुत अजीब रहता है उसके साथ। ऐसा कोई है यहाँ पर? ये सुनकर वो आदमी जो जोर से अपने हाथ को काउंटर पर मारते हुए कहता है, अरे भाई साहब, यहाँ पर अक्सर बाप ऐसे होते हैं बेटियों के साथ। अब मैं आपको क्या बताऊं, किसका नाम लूं और किसका घर दिखाऊं? मिलना किससे? कोई नाम पता है? ये सुनकर दानिश कहता है, नाम पता होता तो मैं खुद ही नहीं ढूंढ लेता। अच्छा, वो शायद लड़की बड़ी है, 17-18 साल की होगी शायद, और क्या सुंदर भी। जैसे ही दानिश के मुंह से सुंदर शब्द निकला था, वो शॉपकीपर एकदम से हल्का स्माइल करते कहता है, अच्छा उसकी बात कर रहे हैं? अरे वो तो हमारे मोहल्ले की चांद है, चांद। मिलना है उससे? ये सुनते ही दानिश कहता है, हाँ मिलना है चांद, उस लड़की से। तभी वो आदमी जो कि पूरी तरह से उसके घर का रास्ता बताते हुए कहता है, आप इधर से सीधा लो और सीधा से बस यूं घूम जाना ऐसे, और वहीं जाकर के सामने वाला घर उसी का पड़ेगा। घर तो काफी अच्छा नहीं है, लेकिन बस कुछ दिन के लिए आए यहाँ पर, ऐसे ही रहते हैं रेंट पर। लेकिन उफ, मैं तो चाहता हूँ कि उनका रेंट तो मैं ही भर दूँ। इतनी सुंदर। तभी दानिश कहता है, बस बस हो गया, बच्चे के बाप हो आप। और ये बोलकर वो गाड़ी में बैठते हुए कहता है, यहाँ के तो सारे लोग ही खराब है सर, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं एक लड़की के बारे में, वो भी बच्चे का बाप था सर। अविराज उससे पूछते हैं, ये पूछने के लिए गए थे उससे, जो काम दिया था वो हुआ? घर कहाँ है उसका? अब दानिश एड्रेस बताना शुरू करता और अविराज जो कि उस तरफ गाड़ी बढ़ाना। फाइनली वो लोग उस घर के ठीक सामने पहुंच गए थे, और जैसे ही अभी अविराज बाहर निकलते तभी उनको आवाज आती है। लगातार एक लड़की जो कि चिल्ला रही थी
और साथ ही बहुत तेज तेज आवाज आ रही थी। कहीं बर्तन पटक रहा था तो कहीं कुछ। अजीब ही मोहल्ला था ये। दानिश एकदम से अपना सर अपने हाथों से पकड़ते हुए कहता है, बाप रे कितना किचकिच है यहाँ पर। हमारी सोसाइटी में तो पता भी नहीं चलता कि इंसान रहते हैं या भूत। यहाँ पर ऐसे होते हैं मोहल्ले सर। तभी अविनाश जो कहते हैं, आई कांट बिलीव दिस कि ऐसी भी जगह है, वो भी हमारी सिटी में। दानिश जाओ गेट खुलवा। ये सुनकर दानिश कहता है, सर वहाँ बर्तन पटक रहे हैं, पता चले मेरे सर पर आकर गिर गए तो अब जाना जरूरी है क्या? अविनाश ने एक बार उसे घूरा था और वो तुरंत ही भागते हुए जाकर के जल्दी से भागकर जल्दी अब बेल बजाना शुरू करता है। बेल बजाता, कभी दरवाजा पीटता। फाइनली एक लड़की जो कि बाहर की तरफ निकली थी और वो हल्का बाहर की तरफ झांकते हुए कहती है, क्या है? दानिश स्माइल करते कहता है, अरे आप वो। तभी अविनाश कहते हैं, नहीं ये वो नहीं है। आपके घर में कोई और भी रहता है जो आपकी तरह? तभी मृदुल कहती है, किसकी बात कर रहे हैं और क्या चाहिए आप लोग को? दानिश ने पहली बार मृदुल को देखा था और वो बस देखता ही रह गया था और धीरे से अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहता है, दुकानदार सही तो बोल रहा था, चांद तो है इस मोहल्ले में। अविनाश पीछे से उसके सर पर धीरे से अपना हाथ चलाकर मृदुल के सामने उसे हल्का मारते हुए कहते हैं, मैं जो बोल रहा हूँ कहने के लिए वो क्यों नहीं बोल रहा तुम? रहने तो मैं ही बात करता हूँ। और फिर वो उस लड़की से पहले तो उनका नाम पूछे थे। उसने मृदुल, जो बहुत ही सीधी सादी सी लड़की थी, बता दी थी अपना नाम, मृदुल नाम है हमारा, कुछ काम था आप लोगों को और यहाँ ऐसे अचानक से कहाँ से टपक गए? किसी ने बुलाया तो नहीं आप लोगों को? ये सुनकर अविनाश कहते हैं, नहीं वो एक लड़की है यहाँ। इस बात पर मृदुल कहती है, त्रिशा। अविनाश के चेहरे पर थोड़ी देर के लिए एकदम से शांति दौड़ गई थी और वो अपने दिमाग में इस नाम को ऐसे बैठा रहे थे जैसे कि बहुत पहले से उससे कनेक्शन हो। त्रिशा, कितना प्यारा नाम है, इट्स सूट्स हर। तभी मृदुल कहती है, आप फिर से खो गए कहीं? हेलो, आप लोग कुछ पूछना चाह रहे थे या फिर मैं दरवाजा बंद करूं? तभी अविनाश उसको रोकते हुए कहते हैं, अब नहीं, वेट, मुझे उससे मिलना था। ये सुनकर मृदुल कहती है, आप लोग उसके लिए यहाँ पर आए हैं, वो भी इतनी बड़ी गाड़ी में? एक मिनट, मैं बता देती हूँ उससे। अंदर जाते ही सबसे पहले वो अपनी मम्मा को ये सब कुछ बताई थी और ये सारी बातें सुन करके तुरंत ही सुहाना जी जा करके केशव जी को रोकते हुए कहती हैं, एक मिनट, बाहर कोई बड़ी गाड़ी में आया हुआ है, त्रिशा को बुला रहा है। त्रिशा, तुम अपना चेहरा ठीक करो और नीचे जाओ, और हाँ, आंसू नहीं रहने चाहिए आंख में। पता नहीं कौन आया और ऐसे कैसे, कहीं किसी ने कंप्लेन तो नहीं कर दिया? मैंने कितनी बार कहा है कि ऐसे ऐसे मत किया करिए बेटियों के साथ, और ये इतना भी ज्यादा पिछड़ा मोहल्ला नहीं है, कोई कंप्लेन कर देगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ये सुनते ही केशव जी कहते हैं, मेरी शराब की बोतल गिरा दी उसने, और तुम ना ज्यादा बकवास मत करो, जाकर मेरे लिए 3 नहीं अब 4 बोतल तुम लेकर आओगी, बात समझ में आ रही है? ये सुनती सुहाना जी कहती हैं, कैसी लत लग गई आपको? अगर ऐसे मैं जाऊंगी तो अच्छा लगेगा क्या? कोई औरत दारू लेने ऐसे जाती है बाहर? आपका ना दिमाग खराब हो गया है। और ये बोलकर वो गुस्से में अंदर की तरफ चली जाती हैं। मृदुल के साथ ही आई थी त्रिशा। मृदुल उसके चेहरे को ठीक करते हुए कहती है, बहन प्लीज नॉर्मली बात करना, पता चले पापा को जेल हो जाए तो। त्रिशा जो कि अपने चेहरे को ठीक करती और फिर अपने बालों को भी अच्छे से बांधते हुए फाइनली बाहर की तरफ आई थी, अपने चेहरे को हल्का झुकाए हुए। इस वक्त वो फुल कुर्ती में थी और साथ ही नीचे भी उसने सलवार पहन रखा था, साथ ही उसके दुपट्टा भी अपने सर पर ली हुई थी, न जाने क्यों। वैसे तो पहली झलक अविनाश ने पहले ही देख ली थी, लेकिन अब जाकर के उसे ध्यान से देख रहे थे। जैसे ही वो अभी उसकी तरफ आगे बढ़ते तभी मृदुल आते हुए कहती है, आप लोग को काम क्या है? ऐसे बात करनी है, हम अकेले तो नहीं? तभी अविनाश कहते हैं, नहीं बस 2 मिनट का काम है मुझे, आप प्लीज। तभी दानिश जो अचानक ही मृदुल को अपने साथ बुलाते हुए कहता है, आइए ना, मुझे इस मोहल्ले के बारे में थोड़ा सा जानना था, वो ना हम यहाँ पर प्रॉपर्टी लेने वाले हैं, इस वजह से। देख पा रहे थे अविनाश, दानिश तो वाकई काफी अच्छा झूठा इंसान बन गया है। त्रिशा जो कि एकदम से शांत अपने चेहरे को नीचे झुकाए हुए खड़ी थी,
और साथ ही हल्का हल्का उसके दिल की धड़कनें भी बढ़ी थी और सुबक भी रही थी वो। लेकिन फिर अपने आंसू को पोंछती तो कभी अपने हाथों को ले जाकर के अपने चेहरे पर रखती और फिर धीरे से बस इतना ही कहती है, आपको मुझसे क्या काम था? कौन है आप? अभी भी अविराज ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था, क्योंकि ऑब्वियसली वैसे किसी अनजान सोसाइटी में जाकर के अपने चेहरे पर अगर मास्क न लगाएं तो फिर उन्हें प्रॉब्लम होती, क्योंकि उन्हें आदत थी हमेशा मास्क में रहने की, और वो भी ऐसी जगह पर तो वो हमेशा मास्क प्रेफर करते थे। वो त्रिशा की तरफ हल्का सा झुकते हुए कहते हैं, आप अपना चेहरा नहीं उठाती हैं? मैं तब भी मिला तो आप अपना चेहरा ऐसे झुकाई हुई थी। क्या किसी ने मना किया है कि आप मुझे देख नहीं सकती? इतना भी बेकार नहीं दिखता। तभी त्रिशा धीरे से कहती है, जब चेहरे पर मास्क लगा हो तो इंसान का चेहरा दिखाई कैसे देगा? और वैसे भी मुझे आपको नहीं देखना, आप बताइए कुछ काम है तो। अविराज जो उसके गालों पर देखते हैं जहाँ इस वक्त लाल लाल निशान पड़े हुए थे, और साथ ही उसके बालों की भी दशा, चाहे वो कितना भी उसे बनाकर ठीक करने की कोशिश करे, खराब ही था। आंखों से भी इस वक्त आंसू जो कि गिर रहे थे और साथ ही आंखें सूजी हुई थी जैसे कि हर दिन ऐसे ही रोती हो। हाथों की उंगलियों पर भी जैसे अविराज का ध्यान गया था, वहां पर भी बहुत सारे ऐसे अजीब अजीब से निशान थे, क्योंकि बाकी तो उसने पूरी तरह से अपने कलाई तक का सूट पहन रखा था जिससे कुछ भी और नजर नहीं आता। वो धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, जिससे त्रिशा हल्का हल्का पीछे होने लगी थी और अपने गेट से जाकर के ऑलमोस्ट चिपकते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं? मैं काम है आपको? अविराज जो उसकी तरफ हल्का सा झुकते हुए कहते हैं, अगर आप अपना चेहरा नहीं उठाएंगी तो मैं आपसे बात कैसे करूंगा? आपके बालों से बात करूं? त्रिशा धीरे धीरे मुश्किल से अपने चेहरे को उठा करके पहली बार अविराज की आंखों में देखी थी, लेकिन अभी भी उसके ध्यान तो कहीं और ही था, दिमाग कहीं और ऑब्वियस सी बात थी कि वो किसी अनजान शख्स को क्यों पहचानने में दिलचस्पी लेगी। जिस तरह से उसने फाइनली अपने चेहरे को उठा करके अविराज की तरफ देखा था, अविराज जो उसके चेहरे को बहुत ही ज्यादा गौर से देख रहे थे। इस वक्त उसका चेहरा जो कि हल्का लाल हो चुका था, शायद थप्पड़ पड़ने की वजह से और बहुत ज्यादा रोने की वजह से। आंखें जो सूजी हुई थी, पलकें हल्की भीगी हुई, और इस वजह से उसकी पलकें और ज्यादा निखर कर खूबसूरत लग रही थी। साथ ही इस वक्त उसके माथे पर हल्के हल्के पसीनों के बूंद थे, जो कि इस वक्त शायद डर की वजह से थे, और उसके होंठ जो कि हल्का हल्का कांप रहे थे। सब कुछ इतना ध्यान से फिगर आउट कर रहे थे विराज, जैसे कि आज वो उसकी पेंटिंग बनाने वाले हों, या शायद अपने दिमाग में ऑलरेडी त्रिशा की पेंटिंग अब बना करके फिक्स कर ही दिए हों, ताकि जब भी उनका मन करे वो इस चेहरे को दोबारा से याद कर ले। लेकिन फिर उनका मैच्योर दिमाग एकदम से एक्टिवेट होता है और वो खुद से कहते हैं, क्या कर रहा हूं मैं? बेशरम इंसान हूं क्या? बच्ची है छोटी सी। और फिर वो धीरे से कहते हैं, बच्चा, इज देयर एनी प्रॉब्लम विद योर फैमिली? कोई मारता है आपको? ये सुनते ही त्रिशा कहती है, नहीं नहीं तो किसने कहा आपको ऐसा? किसी ने कंप्लेन किया है क्या? देखिए ऑफिसर, ऐसा तो बिल्कुल मत सोचिएगा, मेरे घर में सब बिल्कुल ठीक है, और मेरे पापा को पुलिस में नहीं जाने दूंगी मैं, वो जेल नहीं जाएंगे। ये सुनते ही अविराज जो उसको बहुत ही ध्यान से देख रहे थे कि किस तरह से अपने पापा को जेल भेजने के लिए इतना ज्यादा घबरा रही है। अरे अविराज कहाँ उसे जेल भेज रहे हैं, और क्यों ही भेजेंगे उस आदमी को जेल जिसकी बेटी इतनी ज्यादा उन्हें प्यारी लग रही है? अभी तो रिश्ता बनाने का टाइम है, इतनी आसानी से कैसे बिगाड़ सकते थे अविराज उससे रिश्ता? वो भी तो त्रिशा से और देर बात करना चाह रहे थे, लेकिन त्रिशा जो कि खुद उन्हें इग्नोर करते हुए कहती है, हमें अंदर जाना है, मम्मी बुला रही है। और ये बोलकर वो तुरंत ही अपने सर पर यूं ही पल्लू लिए हुए फिर से अंदर की तरफ निकल गई थी। लेकिन तभी अचानक ही वो बाहर आकर जोर से चिल्लाते हुए कहती है, दी, मृदुल दी, अंदर आओ। और ये बोलकर वो फिर से अंदर जा चुकी थी। मृदुल भी जल्दी जल्दी भागते हुए अंदर आती और दरवाजे को बंद कर दी थी। दानिश एकदम से खुश होते हुए अविराज की तरफ देखते हुए कहता है, थैंक यू सर, आपने तो मुझे मेरी सोलमेट से मिल। अविराज उसे घूरते हुए कहते हैं, मेरे मुंह पर दरवाजा बंद करके चली गई है और मुझे इग्नोर कर रही है। मुझसे बात करने के लिए लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं, मुझसे क्यों नहीं बात किया इसने? वो एकदम से हैरान थे, और जैसे अभी वो मास्क निकाले थे, दानिश देखते हुए कहता है, सर अगर आप मास्क निकाल दिए होते तब जाकर शायद वो थोड़ा सा इंटरेस्ट लेती है आप में। I mean, आप भी देखिए ना, आप कितने सुंदर से हैं,
अगर आपका चेहरा दिखेगा ही नहीं तो फिर आपकी सुंदरता की फायदा क्या? नेक्स्ट टाइम से आप अपना चेहरा दिखाइएगा सर, जैसे कि मैंने और ये बोलकर वो बस अपने बालों को अपने हाथों से हल्का हल्का सहलाना शुरू कर देता है। अविराज जो अब यहाँ से जा तो चुके थे, लेकिन दिमाग में आजकल उनके सिर्फ यही लड़की चल रही थी, त्रिशा त्रिशा त्रिशा। वो तो ये समझ रहे थे कि उन्हें त्रिशा की मदद करनी है, क्यों नहीं करेंगे मदद। अब एक अनजान सी लड़की है, सड़क पर ऐसे मिल गई और साथ ही अविराज की वजह से उसके बाप के शराब की कुछ बॉटल्स टूट गई, जिससे त्रिशा को शायद मार भी पड़ी। और ये सारी बात जानने के बाद अब अविराज को त्रिशा के साथ उसकी हेल्प करनी थी, बचाना था उसे ऐसी घटिया फैमिली से। दानिश जो कि इस वक्त अविराज के साथ नहीं बल्कि किसी और फ्लैट पर रहता था, लेकिन ऑफिस वो हमेशा अविराज के साथ ही आया जाया करता था। एक दिन विश्वराज जी भी ऑफिस में बैठे हुए थे, तब अविराज के साथ विश्वराज जी भी ऑफिस का काम थोड़ा बहुत देख ही लेते थे, क्योंकि सारे साइंस विश्वराज जी के होने पर ही काम आगे बढ़ पाता था। एक दिन दानिश के पास वो पहुंचते हुए कहते हैं, ये आजकल हमारे बेटे इतने गुमसुम क्यों रह रहे हैं, किसी को डांट भी नहीं रहे, सबसे प्यार से बात कर रहे हैं, क्या बात है? ये सुनकर दानिश एकदम से खुश होते हुए कहता है, सर आपको कैसे बताऊं सर, पर मेरी तो लॉटरी। लेकिन तभी ये विश्वराज जी कहते हैं, कितने बाहर का है तुम्हें, अंकल बोल लिया करो, ऐसे सर सर क्यों बोलते हो? अच्छा चलो बताओ आगे क्या हुआ। तभी दानिश कहता है, वो सर मेरा मतलब है अंकल, सर ने इस समय थोड़ा खुश खुश से रह रहे हैं। वो मोहल्ले की वो एक लड़की है, मृदुल तो मेरी वाली है, अब क्या नाम था उसका, त्रिशा, हाँ त्रिशा। सर वो त्रिशा के बारे में सोच सोच के खुश हो रहे हैं। ये सुनते ही विश्वराज जी को थोड़ा सा गुस्सा आ गया था और वो अविराज के कैबिन की तरफ देखे थे और तुरंत ही अंदर की तरफ पहुंचते हुए कहते हैं, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में अविराज? माना कि हमने आपको कभी किसी चीज से नहीं रोका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि। तभी अविराज एकदम से खड़े होते हुए कहते हैं, डैड मुझे कुछ काम से बाहर जाना है, दानिश को लेकर, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। विश्वनाथ जी के टोन को भी अविराज ने जरा भी ध्यान नहीं दिया था कि वो कितने गुस्से में आए थे अविराज के पास। वो एकदम से जाकर के अपने हेड चेयर पर खुद का सर पकड़ते हुए बैठकर कहते हैं, ये किसकी लत लग गई आपको अविराज, क्या कर रहे हैं आप? आपको पता होना चाहिए कि आपका क्लास, आपके स्टूडेंट क्या है। इस तरह बार बार उस सोसाइटी में जाकर के अपनी नाक कटवा रहे हैं आप, और साथ ही हमारी भी। अविराज फिर से मिलने तो गए थे, लेकिन इस बार सिर्फ मृदुल ही बाहर आई थी, लेकिन त्रिशा, उसका तो कुछ अदा पता ही नहीं था। अविराज वेट करते रह गए, मगर त्रिशा अभी भी बाहर नहीं निकली। मृदुल ने भी कई बार बोला त्रिशा से बाहर जाने को, लेकिन वो नहीं गई, क्योंकि उसने बस इतना कहा, घर पर मम्मी पापा नहीं है, इस तरह अनजान शख्स से मैं नहीं मिलने जा रही, अगर पापा को पता चला तो बहुत मारेंगे, और मुझे पढ़ाई भी तो करनी है ना, आप जाओ, मुझसे इस बारे में कुछ मत बोलो। और फिर से वो पढ़ाई में लग जाती है। अविराज को अब ऐसे तो कोई स्कोप नहीं दिख रहा था। एक दिन बैठे बैठे अचानक ही उनके दिमाग में कुछ गूंजता है, और फिर वो दानिश को अपने पास बुलाते हुए कहते हैं, अच्छा सुनो दानिश, मैं क्या कह रहा हूँ कि तुम वो जहाँ रह रहे हो अभी अपार्टमेंट, उसे छोड़ दो। ये सुनकर दानिश कहता है, पर सर मैं कहाँ जाऊँगा, फिर मेरे सर तले छत नहीं रह जाएगी। सर मैंने कोई काम गलत कर दिया है तो आप मुझे बताइए ना सर मैं फिर से उसे करूँगा। सर आप क्या मुझे अपनी नौकरी से निकाल रहे हैं? अविराज उसको रोकते हुए कहते हैं, लड़कियों की तरह ओवर थिंकिंग करना बंद करो दानिश, बात सुनो पूरी। वो जो सोसाइटी है वहाँ पर पास में कोई घर है जो इस वक्त बेचा जा सकता है, उसे खरीद लो, ढूंढ करके कोई अच्छी सी जगह। वो सोसाइटी जहाँ हम जाते हैं वहाँ कोई आसपास तुम्हारे लिए घर नहीं मिल सकता? दानिश ये सुनकर कहता है, सर आप क्यों टेंशन ले रहे हैं सर? अरे मैं एक बार विक्रांत को बोलूंगा, पूरा का पूरा घर खाली हो जाएगा सर। अरे घर छोड़िए, मोहल्ला खाली करवा देगा मेरा दोस्त। दानिश वो घूरते हुए कहते हैं, विक्रांत मेरा ही असिस्टेंट है, गलत फायदा मत उठाओ उसका, लेकिन अगर हो सके तो करो जो करना है, बस वहां पर तुम अपने लिए एक अच्छा सा घर ढूंढ लो। दानिश ये सुनकर कहता है, सर आपने तो मेरे दिल की बात कर दी सर, आप कहीं मेरे अपने जुड़वा भाई तो। लेकिन तभी अविराज उसको जैसे अपने आप के पास आता हुआ देखते हुए एकदम से उसे रोकते हुए कहते हैं, दानिश बिहेव योरसेल्फ एंड बी इन योर लिमिट, जितना कहा है उतना करो,
और ओवर खुश होने की जरूरत नहीं है। तभी दानिश कहता है, सर आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं, आप पर बहुत प्यार आ रहा है सर। तभी अविराज जो धीरे से खुद से कहते हैं, ख्याल तो मुझे किसी और का रखना है। खैर अब तुम भी बीच में आ रहे हो तो तुम्हें भी खुशी मिली जाएगी। अब दानिश का रैन बसेरा तो वही हो गया था उसी मोहल्ले में, और इस वजह से अविराज को अक्सर उधर आना जाना पड़ता था। लेकिन सबको इस बात का अंदाजा हो गया था कि दानिश ने जबरदस्ती एक आदमी से घर खाली करवाया है। हाँ, ये बात तो बाद में पता चली थी कि उस आदमी को उसके घर की रकम से डबल रकम मिली और साथ ही उसे एक बढ़िया सा घर भी मिला और साथ ही अच्छे सोसाइटी में। ये बात, इस बारे में दानिश ने किसी को सोसाइटी में पता तो नहीं लगने दिया था। यह सब कुछ चोरी चोरी हुआ था और साथ ही दानिश की एक अलग ही गुंडई वहां पर जम गई थी। सब लोग उन्हें काफी ज्यादा बुरा आदमी समझते थे और काफी लोग तो उनसे डर भी जाया करते थे। दानिश के साथ कुछ बॉडीगार्ड्स भी हुआ करते थे और इसी तरह से धीरे धीरे मृदुल और दानिश की तो कहानी पनप गई। लेकिन फिर जिस दिन मृदुल के मॉम डैड को ये पता चला कि वो किसी दानिश नाम के गुंडे से इस तरह इश्क लड़ा रही है, मृदुल को भी उस दिन बहुत डांट पड़ी थी और साथ ही उसे 2 दिन तक खाना तक नहीं दिया गया था। वो दानिश जो इस बारे में सब कुछ आकर के अविराज को बताता है और साथ ही इस बारे में भी कि कोई आदमी है जो कि काफी ज्यादा एजेड सा है, लेकिन उसके साथ मृदुल की शायद रिश्ते के बारे में बात चल रही है। ये बोलते बोलते दानिश एकदम से रो पड़ा था और अविराज के पैर पड़ते हुए कहता है, नहीं मैं उसे खो नहीं सकता सर, मैंने उसे अपना माना है, वो मुझे बहुत प्यार करती है, मैं उसे खो दिया तो मैं मर जाऊंगा सर। अविराज ने तुरंत ही उसकी मदद करने का ठान लिया था और तभी अविराज जो त्रिशा के लिए नहीं बल्कि मृदुल के लिए रिश्ता लेकर जाते हैं, क्योंकि पहले शादी तो मृदुल की ही होती। प्रेजेंट टाइम में अविराज जो इस वक्त त्रिशा के बारे में सोच सोच करके लगातार अपनी मुट्ठी को कसते हुए कहते हैं, मैं उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा डैड। उसने मेरी बच्ची जैसी बीवी को इतना परेशान किया है ना, उसके तो मैं टुकड़े टुकड़े कर दूं वो भी कम होगा। I'll handle that situation। ये बोलकर वो फाइनली अब अंदर पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही अभी वो अंदर पहुंचे थे, त्रिशा जोर से उन्हें हक करते हुए कहती है, अब आपने पापा को कुछ किया तो नहीं? अविराज जो त्रिशा को अपने आप से थोड़ा दूर करते हैं और साथ ही हल्का सा उसे पुश भी कर दिए थे। गुस्से में थे वो और साथ ही इस बात से कि कितना परेशान किया है उनकी बीवी को उस बाप जैसे आदमी ने, जो कि शायद बाप कहलाने के लायक भी नहीं था, और ऊपर से त्रिशा उन्हें डिफेंड किए जा रही है। अविराज उसको समझाते हुए कहते हैं, मैं सच बता रहा हूँ त्रिशा, कुछ बहुत गलत हो जाएगा उस आदमी के लिए मेरे हाथों। त्रिशा उन्हें समझाते हुए कहती है, वो जो भी है पापा है मेरे, उन्हें मारने के बारे में नहीं सोच सकती मैं, उन्हें कुछ भी हो तो मुझे डर लगेगा, वो मुझे प्यार भी करते हैं। ये सुनते अविराज उसको काफी जोर से उसके हाथ को दबाते हुए कहते हैं, प्यार करते हैं वो तुम्हें, प्यार कहते हैं उसे? त्रिशा, दुश्मन भी अपनी दुश्मनी इतनी बुरी तरह से नहीं निभाता जिस तरह से तुम्हारे अपने बाप ने तुम्हारे साथ। तभी ये सुन करके त्रिशा उनसे दूर होते हुए कहती है, आप ना मेरे पापा से दूर ही रहिए, वो मेरे बारे में जो भी बोले गलत तो कुछ नहीं बोले। हाँ, चुराया तो था मैंने जेवर इस घर से, और वो भी अपने घर के लिए। गलत तो मैंने किया था, बस वो आकर के सबके सामने बता दिए तो वो गलत हो गए। अविराज को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या पागल लड़की है ये, समझ क्यों नहीं रही है। हाँ ठीक है, अपने इमोशंस अपनी जगह है, लेकिन जो गलत है उसे गलत तो कहे। लेकिन नहीं, त्रिशा कैसे गलत कह सकती थी, क्योंकि उसे पता था अगर वो अपने पापा को गलत कहेगी या फिर उसके पापा को कुछ भी हुआ तो फिर उसकी दादी माँ और उसकी माँ का क्या होगा।